राजस्थान की रेत वीरता की कहानियां सुनाती है। यहां की हर कण में एक कहानी छुपी है जो साहस और बलिदान की गाथा कहती है। वो उन योद्धाओं के गीत गाती है जिन्होंने जान से बढ़कर मान सम्मान को महत्व दिया। इन किंवदंतियों में पृथ्वीराज चौहान का स्थान सबसे ऊंचा है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। 1149 ईस्वी में चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज महानता के लिए ही बने थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने युद्ध में अद्भुत साहस और कौशल का परिचय दिया। उनकी युद्ध नीति और रणनीति ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। 12 साल की छोटी सी उम्र में पृथ्वीराज अजमेर की गद्दी पर बैठे। उनका राज्य राजपूत गौरव का प्रतीक चारों ओर से खतरों का सामना कर रहा था, लेकिन युवा राजा निडर थे। उन्होंने कभी भी अपने राज्य की सुरक्षा के प्रति कोई समझौता नहीं किया। हर युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया और अपने दुश्मनों को परास्त किया। हर जीत के साथ उनकी गाथा बढ़ती गई। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। वो अजमेर के शेर थे, अपनी आखिरी सांस तक अपनी शान की रक्षा के लिए तैयार। पृथ्वीराज चौहान की गाथा केवल युद्धों और विजयों की कहानी नहीं है, यह एक अमर प्रेम कहानी भी है। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपनी पहुंच से परे एक स्त्री से प्रेम करने का साहस किया। यह था उनका प्रेम संयोगिता के लिए, जो उनके दुश्मन कन्नौज के राजा जयचंद की खूबसूरत और बहादुर बेटी थी। उनकी प्रेम कहानी युगों युगों तक याद रखी जाने वाली थी। जयचंद ने अपने अहंकार में अंधे होकर संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। उसने तो पृथ्वीराज की एक मूर्ति भी बनवाई जो समारोह में सिर्फ एक द्वारपाल का काम करे, लेकिन प्यार सीमाएं नहीं जानता। जब संयोगिता ने अपने पिता की अवज्ञा की और पृथ्वीराज की मूर्ति पर वरमाला डालकर उन्हें चुना, तो उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई। अपनी प्रेमिका की पसंद के बारे में सुनकर पृथ्वीराज ने कन्नौज पर हमला कर दिया और संयोगिता को अपने राज्य ले गए। उनकी इस बगावत ने उनकी प्रेम कहानी की आग में घी का काम किया। यह उनकी अटूट प्रतिबद्धता और सामाजिक मानदंडों से बंधने से इनकार करने का प्रमाण था। पृथ्वीराज चौहान न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, लेकिन उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी ने उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। वो समझते थे कि असली ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण में भी है। उन्होंने हमेशा अपने लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी और उनकी समस्याओं को सुनने और समझने के लिए समय निकाला। उन्होंने खुद को अपने राज्य की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया, शांति और समृद्धि का शासन स्थापित किया। उनके शासनकाल में से राज्य में हर तरफ खुशहाली और शांति का माहौल था। उन्होंने बुनियादी ढांचे में निवेश किया, व्यापार को प्रोत्साहित किया और अपने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। उनके प्रयासों से व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई, जिससे राज्य की समृद्धि में इजाफा हुआ और कलाओं को संरक्षण दिया। उन्होंने कलाकारों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित किया, जिससे राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास हुआ। उनके शासनकाल में कला और संस्कृति का खूब विकास हुआ। उनके शासनकाल में अजमेर शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन गया और खूब फला फूला। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा संस्थानों की स्थापना की, जिससे राज्य में ज्ञान का प्रसार हुआ। वो अपनी उदारता और अपने निष्पक्ष फैसलों के लिए जाने जाते थे। हमेशा अपनी आवश्यकताओं से पहले अपनी प्रजा की जरूरतों को रखते थे। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाई, जिससे उनकी प्रजा में उनके प्रति गहरा सम्मान और प्रेम था। पृथ्वीराज का दरबार विद्वान पुरुषों और कुशल कारीगरों से सजा रहता था। उन्होंने हमेशा विद्वानों और कारीगरों को प्रोत्साहित किया, जिससे राज्य में ज्ञान और कला का विकास हुआ। उनका शासनकाल
धार्मिक शासन में उनके विश्वास का प्रमाण था, जो साबित करता है कि एक सच्चा राजा वो होता है जो अटूट समर्पण के साथ अपनी प्रजा की सेवा करता है। उन्होंने धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया और धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया, जिससे राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता बनी रही। जैसे जैसे पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शक्ति मजबूत की, क्षितिज पर एक नया खतरा मंडराने लगा। महत्वाकांक्षी मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में गहुरीद साम्राज्य, गोरी ने भारत की संपत्ति पर अपनी नजरें गड़ाए हुए पृथ्वीराज को अपने रास्ते में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा। इन दो शक्तिशाली शासकों के बीच संघर्ष अपरिहार्य था, सभ्यताओं का टकराव जो भारत के भाग्य का फैसला करेगा। गोरी ने भारत में अपनी घुसपैठ शुरू कर दी, जिससे पृथ्वीराज की रक्षा क्षमता की परीक्षा हुई। हालांकि राजपूत राजा तैयार थे, वो हालात की गंभीरता को समझते थे। यह एक ऐसा दुश्मन था जो न केवल जीतना चाहता था, बल्कि उनकी संस्कृति और जीवन के ताने बाने को ही नष्ट कर देना चाहता था। पृथ्वीराज ने अपने बैनर तले राजपूत राज्यों को एकजुट करते हुए अपनी सेनाओं को संगठित किया। वो जानते थे कि यह उनके अस्तित्व की लड़ाई है, उनकी मातृभूमि, उनके परिवारों और उनके धर्म के लिए लड़ाई है। एक ऐसी टक्कर के लिए मंच तैयार था जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। तराइन का पहला युद्ध। साल था 1191 ईस्वी। यह वह समय था जब भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान राजपूत योद्धाओं का नेतृत्व कर रहे थे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और साहस था। वे अपने सम्मान और भूमि की रक्षा के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी थे। उनकी सेना जीत की भूखी थी। उनका उद्देश्य था भारत पर विजय प्राप्त करना। युद्ध की शुरुआत राजपूत घुड़सवार सेना के जोरदार हमले से हुई। उनके घोड़ों की टापों की गूंज ने मैदान को हिला दिया। राजपूतों का भयंकर हमला चमकती तलवारों और अटूट साहस के साथ गहुरीद सेना को घेर लिया। तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। पृथ्वीराज ने आगे से नेतृत्व किया। उनकी वीरता ने योद्धाओं को प्रेरित किया। राजपूतों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गहुरीद सेना हमले के आगे झुक गई और पीछे हटने लगी। राजपूतों ने घायल बाघों की तरह हिम्मत से लड़ाई लड़ी, अपनी भूमि की रक्षा की। गहुरीद सेना हार के साथ पीछे हट गई। उनकी सेना बिखर गई। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान के लिए एक शानदार जीत थी, जो राजपूत योद्धाओं के साहस और सैन्य कौशल का प्रमाण था। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में घुरिद सेनाओं की जीत हुई और उत्तर भारत में मुस्लिम उपस्थिति स्थापित हुई। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में स्पष्टता नहीं है। मध्ययुगीन ज्यादातर स्रोतों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान को चौहान राजधानी अजमेर ले जाया गया था। वहां मोहम्मद गौरी ने उन्हें गोरियों के अधीन राजा बनाने की योजना बनाई थी। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उनकी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पृथ्वीराज को कैदी के तौर पर गजना ले जाया गया था और उन्हें अंधा कर दिया गया था। इस पर कवि चंद बरदाई ने गजना की यात्रा की और मोहम्मद गौरी को चकमा दिया। इस दौरान पृथ्वीराज ने मोहम्मद की आवाज की दिशा में तीर चलाया और उसे मार डाला। अपने चरम पर पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य हिमालय से माउंट आबू तक फैला हुआ था। उन्हें सबसे महान हिंदू राजा के रूप में चित्रित किया जाता है, जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोके रखा। मध्यकालीन भारत में इस्लामी शासकों की शुरुआत से पहले पृथ्वीराज चौहान भारतीय शक्ति के प्रतीक थे।